तो अब पहले आते हैं इस पे, रेवेन्यू रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू इनकम, मतलब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू बजट की, ठीक है। तो ये वो इनकम है विच आर नॉन रिडीमेबल। कई बार शॉपिंग करते हैं, कूपन नहीं आता रिडीम करने के लिए, रिडीम दिस ऑफर टिल 31 सितंबर ओनली, उसके बाद एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है ना। नॉन रिडीमेबल मतलब इसको आप रिडीम नहीं कर सकते। मतलब ये जो इनकम है, ये इनकम जो गवर्नमेंट आपसे ले लेती है अपने, ये इनकम गवर्नमेंट को दोबारा आपको नहीं देना है, गवर्नमेंट आपको दोबारा ये इनकम नहीं देगी। दिस इनकम कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जैसे कि टैक्स वगैरह है, जैसे जीएसटी आपने फाइल कर दिया, जीएसटी भर दिया, टैक्स आपने दे दिया है, जो भी आपका टैक्सेबल इनकम था। अब कल को गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है आपको पैसा वापस करना, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर पैसा आपसे लिया था, कैसे, बॉन्ड के माध्यम से, लोन के माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से, तो ये पैसा गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, आपको चुकाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको पैसा देगी बाद में कभी। ऐसी गवर्नमेंट ने पैसा लोन में लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, आईएमएफ से लिया हो, आरबीआई से लिया हो, एसबीआई से लिया हो, पीएनबी से लिया हो, ये पैसा भी इनकम है गवर्नमेंट का, लेकिन कैसा है, लाइबिलिटी टाइप का, मतलब चुकाना पड़ेगा। मींस दिस इनकम इज रिडीमेबल, गवर्नमेंट हैज टू पे बैक दिस मनी बैक टू द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड। जहां से गवर्नमेंट ने पैसा लिया है वहां वापस ये पैसा देना पड़ेगा, सूद समेत इंटरेस्ट के साथ, समझे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, वो पैसा है जो गवर्नमेंट बस लेगी लोगों से, वापस नहीं करेगी उनको कभी भी। नॉन रिडीमेबल, कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक फ्रॉम दी गवर्नमेंट, दोबारा आप गवर्नमेंट से पैसा मांग नहीं सकते, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड दीज आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग समझते हो, रिकर करना, जैसे रिकरिंग डिजीज बार बार हो जाती है, रिपीट करना। तो गवर्नमेंट आपसे ये चीज क्या करती है, बार बार। ऐसा होता है इनकम टैक्स एक बार लेती है, एक प्रोसीजर है, लेगी, जीएसटी प्रोसीजर हर बार लेगी। तो रेवेन्यू इनकम जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की, पहली बात वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी, और दूसरा क्या है, रिपीटिंग है, बार बार, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट्स अभी आप पढ़ेंगे, वो दिखाऊंगा मैं, वो रिपीटिंग नहीं होती, क्योंकि हो सकता है आज किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट पैसा दे दिया, क्या जरूरी बार बार वो देगा, मना भी तो कर सकता है, नहीं इन्वेस्ट करना, नहीं देंगे, समझो। लेकिन टैक्स देने से हम और आप मना नहीं कर सकते, हमारी ये ड्यूटी है कि हम यहाँ पे इस केस में टैक्स देंगे, ठीक है ना। अगर हम एक पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में आते हैं तो इनकम टैक्स हमें बात दे कर सकती है टैक्स देने के लिए, ठीक है, हमें देना पड़ेगा, नहीं देंगे हम तो हम पे पेनल्टी, फाइन ये लगाया जा सकता है बेटा, ठीक है। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब रेवेन्यू इनकम, ये अपने आप में कैसी है, नॉन रिडीमेबल है, गवर्नमेंट से दोबारा हम नहीं ले सकते हैं, और ये कैसी है, रिपीटिंग नेचर की है। अब ये इसका नेचर तो मैं और समझ में आएगा, कैसे एग्जाम्पल से आएगा। तो देखिए ये जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये अपने आप में दो प्रकार की है, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेज। तो टैक्स रेवेन्यू को चेक करते हैं पहले, तो ये देखिए डायग्राम देखिए, समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू वाली इनकम है ये, जो कि रिपीटिंग मोड में होती है और दोबारा गवर्नमेंट आपको नहीं देती है, ठीक, मतलब ये गवर्नमेंट का एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, समझ रहे इस चीज को। तो टैक्स सोर्स और नॉन टैक्स सोर्स, तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स जो हम और आप देते हैं, आपके मदर फादर गार्जियन देते हैं। एग्जांपल देखिए, टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, जनता से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जैसे यहाँ देखिए पब्लिक है, पब्लिक ने गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्स दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्स, कुछ और, ठीक है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट को हेल्प मिली है फॉरेन कंट्री से, जिसको हम कहते हैं अनुदान, ग्रांट्स इन एड, हेल्प, ठीक है ना। तो मान लीजिए यूएसए ने हमें हेल्प दे दिया, ये लोन नहीं दिया हमें, हेल्प दिया है, मतलब ये ऐसा पैसा है जो हमें वापस यूएस को लौटाना नहीं है। लेकिन अगर यूएस ने एज अ लोन दिया होता, ये लीजिए लोन $1 लाख का बाद में लौटाइएगा, तब ये लाइबिलिटी बनती बेटा हमारी, तब ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, कैपिटल रिसिप्ट बनती। अभी आगे दिखाऊंगा, अभी बस समझ लो कि वो क्या बनती, वो क्या बनती, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन इस केस में ये पैसा हमको लौटाना नहीं है वापस, जब गवर्नमेंट को पैसा लौटाना ना हो वापस, तो वो पैसा क्या बनता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, वापस लौटाना पड़ जाए
कैपिटल रिसिप्ट, अभी आएंगे कैपिटल रिसिप्ट पे भी, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि रिसिप्ट दो प्रकार की होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है, अभी आप रेवेन्यू रिसिप्ट ही देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो रिसिप्ट मतलब वो इनकम जो क्या हो, पहली बात तो नॉट रिडीमेबल, मतलब विच कैन नॉट बी रिटर्न और रिक्लेम्ड। गवर्नमेंट इसको आपको वापस नहीं देगी, ना ही आप क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट के, लाओ दो, तुमने लिया था हमसे टैक्स, उसका अधिकार है टैक्स लेने का, लेगी आपसे, ठीक है ना, तभी गवर्नमेंट है। और ये है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, समझाया था मैंने पिछली बार आपको डायग्राम, मैंने दोबारा रिवाइज करा था कि आपको एक गैप जो हो गया संडे का सैटरडे का 2 दिन का, दिमाग वापस आ जाए, ठीक है। ये वो रिसिप्ट्स हैं कैपिटल रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाता है। देखिए जब हम और आप बैंक से लोन लेते हैं, लेट्स से हमने 50 लाख का लोन ले लिया, तो 50 लाख का वो पैसा क्या हमारे लिए एक तक इनकम ही तो हुई ना। बात अलग, ये इनकम वो है जो हमें कुछ दिनों बाद लौटानी भी पड़ेगी, मतलब ये रिडीमेबल इनकम है, दिस हैज टू बी रिटर्न बैक along with some tax with some interest, करना पड़ेगा ये, मतलब इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि रेवेन्यू क्या है, इट कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। ये किसमें बनेगी, कैपिटल रिसिप्ट में, क्योंकि अब गवर्नमेंट की क्या बढ़ गई यहाँ पे, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब चुकाना पड़ेगा, उधार है, ये लोड है, बर्डन है गवर्नमेंट का। तो कैपिटल रिसिप्ट बेटा अपने आप में दो प्रकार की होती हैं, एक तो ये जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ाए, एक वो जो आपका एसेट कम कर दे। जैसे गवर्नमेंट के पास एक कंपनी थी, गवर्नमेंट उसको बेच दिया, मतलब प्राइवेटाइज कर दिया, निजीकरण, लेट्स से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कुछ भी मान लीजिए, दो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन मान के चलिए अभी, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने कोई पीएसयू के शेयर्स बेच दिए, किसी प्राइवेट कंपनी ने ले लिया, तो गवर्नमेंट को भी तो इनकम मिली ना इससे। भाई तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी तुम उसको बेचोगे तो तुम्हें इनकम नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए एक गांव में 10 एकड़ जमीन थी, मैंने बेच दिया, मुझे क्या मिला उससे, पैसा मिला मुझे। ये पैसा कैसा है, मुझे लौटाना पड़ेगा, लौटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पैसा मुझे कैसे मिला है, अपने एक एसेट को कम करके। वो प्लॉट वो मेरा एक एसेट था, मैंने उसको बेचा, मतलब मेरा एसेट कम हुआ है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो होता है ना, तो वो प्लॉट आपका एक एसेट था, एक कैपिटल था आपका, आपने उसको बेचा, उस इन्वेस्टमेंट को बेचा, और फिर जो पैसा मिला वो इनकम मिली आपको। दो, ये पैसा लौटाना नहीं है आपको, लेकिन ये पैसा मिला कैसे है आपको, अपना एक एसेट, एक कैपिटल बेच के। जैसे मैंने कहा ना, ये बोर्ड क्या है, कैपिटल, ये कैमरा रिकॉर्डिंग जो हो रही सब क्या है, कैपिटल, ये सीट्स, ट्यूबलाइट, ये एसी, ये सब क्या है, कैपिटल ही तो है, इन्वेस्टमेंट। उसी कैपिटल को बेचा था आपने। तो कैपिटल रिसिप्ट जो आपको मिलती है वो दो प्रकार की होती है, एक वो जो आपको लोन के रूप में मिलती है, लाइबिलिटी बढ़ाती है, एक वो जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स को कम कर देती है। भाई पैसे का साधन था ना ये आपका, कम हो गया। एक और हो सकता है, मान लीजिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे दे स्टेट गवर्नमेंट को, मोदी जी लोन दे दें योगी जी को, लेट्स से, तो मोदी जी ने लोन दिया है योगी जी को, वो मोदी जी के लिए क्या है, एसेट या लाइबिलिटी, क्योंकि मोदी जी ने जो लोन दिया है अब योगी जी को चुकाना पड़ेगा, योगी जी के लिए लाइबिलिटी है और मोदी जी के लिए एसेट। क्यों, क्योंकि मोदी जी का पैसा कमा के देगा। अगर 10 लाख लिया दिया है तो 10 लाख नहीं वापस लेंगे, 15 लाख लेंगे ना, कम से कम, या जितना भी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, समझे। लेकिन अगर कल को योगी जी पूरा लोन पे बैक कर दिए, तो जो इनकम आएगी वो इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं मानी जाएगी, कौन सी मानी जाएगी, कैपिटल इनकम। किसके लिए, मोदी जी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। भले वो पैसा उनको मिल गया है, लेकिन उनका एक एसेट कम हो गया। एसेट क्या था उनका, लोन उस केस में अपने आप में क्या था, एक एसेट। एसेट एक ऐसी चीज जो आपको पैसा कमा के दे, लाइबिलिटी एक ऐसी चीज जो आपका भार बढ़ा दे, लोन डेप्थ बढ़ा दे आपका। तो लोन जो देता है, मान लीजिए बैंक, तो लोन बैंक के लिए क्या बन जाता है, एसेट, और जो लेता है बोरोवर, वो उसके लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो वही एसेट जब पैसा ना कमा पाए क्या बन जाता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएंगी वो चीज़ें, अगर सरकार अपना कुछ सामान बेच के पैसा कमाती है, तो जो इनकम मिलेगी उसको आप रेवेन्यू इनकम नहीं मानेंगे, कैपिटल इनकम मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। या गवर्नमेंट अगर लोन लेती है तो उसको भी जो इनकम आई है लोन लेकर, क्या मानोगे उसको,
लेकिन अगर वो लोन लोन नहीं, अनुदान मिला था, ग्रांट्स इन एड, ये देखो ग्रांट एक हेल्प, तो लौटाना तो है नहीं, अब किस में आएगी? रेवेन्यू। लेकिन अगर लोन लिया तो किस में आएगी? बेसिक समझ में आया? अभी आगे और समझ में आएगा, अगर इतना समझ गए तो आगे आएगा। आगे चलो, यहां से शुरू करना था, मैंने एक बेसिक आइडिया फिर दे दिया था कि आप लोग दोबारा एक बार याद आ जाए। टैक्स रेवेन्यू, अभी आपने देखा कि ये जो रेवेन्यू है ये दो प्रकार का होता है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपको कौन सा देखना है? ये वाला टैक्स रेवेन्यू, ठीक, इसको देखिए, टैक्स रेवेन्यू। तो देखिए सरकार हमारे ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगा सकती है, लगाती है, जैसे कि जीएसटी लगाती है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जैसे कि जो एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, वो टैक्स जो हम और आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो हमारे बिहाफ पे कोई और हमसे कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को दे देता हो, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, ठीक है। तो देखिए दीज टैक्सेस कैन बी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायग्राम देखो, पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को क्या देती है? टैक्स देती है। ये जो टैक्स दिया, ये टैक्स अपने आप में दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स देखिए कैसा होता है, ये है आपका टैक्स और ये है आपका डायरेक्ट टैक्स, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? पर्सन पेज द टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, जो व्यक्ति है वो खुद अपने से देता है क्या? टैक्स। इसका एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, भाई कंपनी मुझे देती है ना। मैंने बताया था कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL एक कंपनी है, मुकेश अंबानी उसके बाद ओनर है क्योंकि इनके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं। मुकेश अंबानी टैक्स अपना खुद भी देते हैं जिस कॉल्ड इनकम टैक्स, और उनकी कंपनी भी एक टैक्स देती है जिस कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी का जितना टर्नओवर होगा वो टर्नओवर अकेले अंबानी जी का नहीं है, अंबानी जी जितना शो करते हैं कि मैं कितनी सैलरी निकालता हूं अपने लिए इस कंपनी के प्रॉफिट से, मान लीजिए अंबानी जी शो करते हैं कि मैं पर मंथ 1 CR निकालता हूं अपनी सैलरी के रूप में इस कंपनी से, तो मैं साल में कितना कमाता हूँ? 12 करोड़ कमाता हूँ। वो टैक्स अपनी इनकम पे देंगे जितना वो घर लेके जा रहे हैं इस कंपनी से। लेकिन अगर उनकी कंपनी मान लीजिए एक साल में 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो कंपनी इसके अकॉर्डिंग पैसा देगी। तो जो कंपनी देगी उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स गिवन बाय कंपनीज। और ये क्या है? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग। याद आया? हाउस होल्ड सेक्टर, अंबानी किस सेक्टर में आएंगे? प्राइवेट में नहीं आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे। उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वो किस सेक्टर में आएगी? प्राइवेट सेक्टर में। अगर वो PSU होता तो किस में आ जाता? गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन काम करने वाला आदमी वो किस में हमेशा आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर। तो चाहे एक सरकारी आदमी जो कहीं काम कर रहा है वो फिर भी किस सेक्टर में आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा, वो पब्लिक सेक्टर में नहीं आएगा। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ कंपनी आएगी जो रजिस्टर्ड है, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो इंडिविजुअल्स पे, पर्सन्स पे चार्ज किया जाता है और उसके साथ साथ कंपनीज पे भी चार्ज किया जाता है, इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स। जितना ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स रेट होगा। आपने टैक्स स्लैब के बारे में सुना होगा, जब भी बजट रिलीज करते हैं तो हमेशा ध्यान किस पे रहता है कि टैक्स कुछ कम किया कि नहीं किया है। अगर 2.5 लाख तक नील रहता है, कुछ देना नहीं है। उसके बाद आप जितना जितना कमाते हैं, यहाँ पे 5%, 10%, 15% ऐसे टैक्स लगना शुरू हो जाता है बेटा, आपकी टैक्सेबल इनकम पे रहता है टैक्स, ठीक है। तो ऐसे ही जितना टैक्स लोग कमाएगा जितना ज़्यादा पैसा वो भरेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्सेशन में देखिए दो प्रकार का होता है, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा कौन होता है? कुछ नाम याद आ रहा है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या होता है? अच्छा बताओ पहले प्रोग्रेसिव क्या होता है? इनकम के साथ बढ़ता है, इसका मतलब जितना आप कमाएंगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा पेमेंट। रिग्रेसिव में क्या होगा? स्टैटिक रहे, घटता रहे। अच्छा एक एग्जांपल दो। मान लीजिए आज मुकेश अंबानी जो है मैडी जाने खाना खाने, हैप्पी मील खाएंगे मान लो, या वो जंबो बर्गर खाएंगे, या पनीर रैप खाएंगे। ये नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग आज फास्ट हो, भूख बढ़े, शायद मेरा भी है, बस मैं ले रहा हूँ, तुम लोग परेशान हो थोड़ा, ठीक है ना।
आज लोग डाउट बहुत कम पूछ रहे हैं, रीजन हो सकता है कि सबका व्रत है, एनर्जी बचा रहे हैं, ठीक है ना, मैं बचाने नहीं दूंगा। तो अगर अंबानी जी जाते हैं लेट्स से मैकडी और वहां पर वो कुछ खाते हैं तो उनका बिल आएगा और बिल में जीएसटी भी होगा, टैक्स। क्या ऐसा है कि अंबानी जी को देख के उनसे ज्यादा जीएसटी मांग लेगा दुकानदार या जो बिलर है वहां पर? नहीं ना। लेट्स से उन्होंने 100 रुपये का खाना खाया, उनको 10 रुपये का टैक्स देना पड़ा, तो उनको कितना देना पड़ा? 110 रुपये। मान लीजिए मैं गया, मेरी तुलना कोई है अंबानी से? कुछ नहीं हूं मैं उनके सामने, लेकिन मैं भी अगर 100 रुपये खाऊंगा तो मैं भी कितना दूंगा टैक्स? 10 रुपये। मतलब मुझे भी कितना देना पड़ा? मतलब यहाँ पे देखिए ये है रिग्रेसिव टैक्स। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी ज्यादा है, आपको टैक्स सेम देना पड़ रहा है। बड़ा आदमी मुकेश अंबानी वो भी कितना देगा? 110 रुपये, और बाकी लोग भी कितना देंगे? 110 रुपये। एक गरीब व्यक्ति, उसको भी चाय मिलेगी 10 रुपए की। अंबानी भी अगर बाहर ठेले पे चाय पीना चाहेगा कि बारिश का मौसम थोड़ा मैं भी लुट उठाऊं, वो भी कितना देगा? 10 रुपए, अगर चाय का रेट 10 रुपए। यहाँ पे क्या आता है कि जो चीज का जो टैक्स है वो फिक्स है। यहाँ पे इनकम देख के आपको जीएसटी कम ज्यादा नहीं किया जा रहा, जीएसटी सबके लिए कॉमन है। अगर आप एक ब्रेड खरीदते हैं, आप एक दूध खरीदते हो, सब में लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो पहले से टैक्स इंक्लूड कर लिया गया। ये नहीं पूछेंगे अच्छा आपकी इनकम कम है, आप कम टैक्स स्लैब में आते तो आपके लिए दूध इतने का नहीं इतने का होगा, ऐसा तो होता नहीं बेटा। ये सबके लिए क्या है? कॉमन है, सेम है। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव क्या? इनकम को देखते हो, जितना इनकम है उतना टैक्स लिया जाएगा। रिग्रेसिव सबके लिए कॉमन रहेगा, समझे? इनडायरेक्ट टैक्स, पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, अब तो आपको पता है जनरली जीएसटी लगाया जाता है। पहले टैक्सेस बहुत सारे थे, सर्विस टैक्स वगैरह, सर्विसेज पे, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेंट्रल, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, ठीक है। अब जनरली मैक्सिमम में से जो है सब कुछ को कंबाइन कर दिया किसमें? जीएसटी में, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स। एक्सेप्शन अभी भी है, कुछ कुछ जगह अभी भी वैट लगता है। किस पे? पेट्रोल पे लगता है जीएसटी? क्या नहीं लगता है? पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा, पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी भी कई जगह वैट एक्साइज ड्यूटी लगता है, जैसे कि जीएसटी पेट्रोल डीजल इन सब पे नहीं लगता, ठीक है ना। अभी भी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, जीएसटी में नहीं आता। सरकार अपने अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है ना। और ये सब भी गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू के पार्ट में आते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस सब होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आपका कौन सा आएगा? इनकम टैक्स आएगा, और जो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देती है वही आएगा, ठीक। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। तो अभी आपने क्या देखा? टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब ये वाला पोर्शन देखा। ये रेवेन्यू दो प्रकार से आती है। कौन सा रेवेन्यू है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाला है, इनकम जो वापस नहीं करनी। तो टैक्स रेवेन्यू देख लिया आपने। अब देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको देखिए। नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स के अलावा सरकार को पैसा अलग अलग जगह से मिलता है जो वापस नहीं करना है, विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक, ठीक है। तो कौन कौन सा है? जैसे कि ग्रांट्स इन एड, जो हेल्प दिया जाता है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, इंस्टीट्यूशंस द्वारा हमारी सरकार को, या कोई और कंट्री जो डेवलप्ड नेशन है इंडिया की हेल्प करने के लिए कभी हमें दे दे मान लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिसीव्स कैश ग्रांट्स हेल्प फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक WB, वर्ल्ड बैंक, UN, IMF, ठीक है। तो ये पैसा भी ग्रांट मतलब हेल्प के रूप में दिया गया है, वापस नहीं करना है इसको। तो ये भी क्या है? हमारी इनकम है, और वो भी जो वापस नहीं करना, मतलब रेवेन्यू इनकम में आएगी। लेकिन टैक्स तो है नहीं, ये टैक्स सोर्स से तो आया नहीं है, दूसरे फॉर्म से आया, तो तुम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ऐसे ही डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, सरकार की कई सारी कंपनियां भी तो हैं, बैंक भी तो हैं। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, PSUs, और उसी के अंदर PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी कंपनियां, ठीक है। जैसे आप देखिए SBI, ONGC, ढेल, ये सब गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं, ठीक है। इसमें देखो सरकारी बैंक है जैसे कि SBI, और बाकी कुछ सरकारी कंपनियां हैं। मैक्सिमम शेयर्स किसके हाथ में होंगे? गवर्नमेंट के हाथ। मैंने आपको इक्विटी शेयर समझाया था, याद आ रहा है, ठीक है ना। अब ये कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती होंगी, या ये बैंक जब भी प्रॉफिट कमाते होंगे, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसके पास पहुंचता होगा? गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट। तो इन कंपनीज और इन बैंक्स की जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट किसका है? गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ये पैसा भी गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है कंपनी को, ठीक है ना।
और देखिए इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको ध्यान देखना, सरकार ने जो भी लोन दिया हो राज्य सरकार को या किसी और देश की सरकार को, वो वापस मिलता है दो तरीकों से। एक मिलता है इंटरेस्ट जो मिलता रहता है, और एक फुल अमाउंट, क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स या अलग बाकी लोगों को भी आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, और उस पर क्या मिलता है इनको, इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट है जो मिल रहा है वो भी क्या है, इनका रेवेन्यू इनकम है, लौटाना नहीं है। इसको आप कैपिटल रिसिप्ट नहीं मानेंगे। मैंने बताया था अभी आपको एक चीज कि जब आप लोन देते हैं और वो लोन क्लियर हो जाए, पूरा पैसा मिल जाए, तो जो इनकम आई किसने मानते हैं उसको, कैपिटल रिसिप्ट में। रीजन क्या है कि आपका एक एसेट कम हो गया, क्योंकि जो लोन दिया था वो लोन वॉज एन एसेट फॉर यू, क्योंकि आपका पैसा कमा के दिया था ना आपको। समझो इस चीज को, मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिया है, ये 10 लाख मैंने दिया है, मैं हूं ए और जिसको दिया है वो है बी। ठीक है, ये 10 लाख मेरे लिए क्या हो गया, ए के लिए एसेट, और बी को जब मिलेगा तो बी के लिए क्या है फिलहाल, लाइबिलिटी, क्योंकि देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एसेट है, पैसा कमा के दे रहा है। अब बी समय समय मुझे क्या चुका रहा है इसके लिए, पीरियोडिक अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट दे रहा है, मुझे चुका रहा है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मेरा रेवेन्यू इनकम है ए के लिए। ए के लिए क्या है वो इंटरेस्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वापस नहीं करना है इसको बी को, नंबर 1। ठीक है ना, और ना ही ए का कोई एसेट कम हुआ है। समझो, ये जो 10 लाख मैंने बी को दे दिए, इसमें मेरा एसेट बना है, कम नहीं हुआ है। ये 10 लाख मेरा क्या है, एसेट। तो कल को मान लीजिए बी मुझे पूरा पैसा देगा, मान लो सब मिला के इसने मुझे बाद में लौटाया 17.5 लाख रुपए, तो ये एक्स्ट्रा 7.5 लाख क्या था, इंटरेस्ट है ना। तो ये 7.5 लाख मैं कब कमा पाया, जब मैंने 10 लाख दिया उसको। मेरे इसी 10 लाख ने कितना पैसा मुझे घुमा के दे दिया, 17.5। तो मुझे पैसा कमवाया ना इस पैसे ने, मेरे पैसे ने पैसा कमा के दिया, तो ये पैसा मेरे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। तो मीनवाइल जब मैंने पैसा इसको दे दिया है, अब ये बी क्या दे रहा है मुझे, इंटरेस्ट दे रहा है। ये इंटरेस्ट मुझे वापस देना नहीं है उसको, और ये जो पैसा मेरे पास आया है ये इससे मेरा कोई एसेट कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 10 लाख का लोन है बी के ऊपर, वो तो बस इंटरेस्ट चुका रहा है। समझो इस चीज को, समझ गए। लेकिन जब बी पूरा लोन चुका देगा, ये 10 लाख चुका देगा, इंटरेस्ट तो दे ही रहा है 7.5 लाख प्लस 10 लाख भी जो चुका देगा, मेरे पास पैसा तो आ गया 10 लाख एक्स्ट्रा, लेकिन इससे मेरा क्या कम हो गया, ये मेरा एसेट था ये खत्म हो गया, क्योंकि ये पैसा मुझे इतना पैसा कमा के दे रहा था। मेरे पास इनकम आई, लेकिन इस इनकम ने मेरा एक एसेट खत्म कर दिया। वो एसेट क्या था, लोन जो मैंने दिया था। तो ये इनकम कैसी कहलाएगी, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं कहलाएगी। लेकिन जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा था, ये देखिए लिखा ना इंटरेस्ट रिसीप्ट, ये इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, रेवेन्यू इनकम, क्योंकि ये इंटरेस्ट पहली बात तो मुझे लौटाना नहीं है बी को, क्योंकि रेवेन्यू इनकम क्या होती है, जो लौटाना ना पड़े। ठीक, नॉन रिडीमेबल, नॉन रिक्लेम्ड। और जो मुझे ये इनकम मिला है बी से, इसमें मेरा कोई एसेट कम नहीं हुआ, ये लोन मेरा बरकरार था, और इसी लोन के दम पे मुझे ये इंटरेस्ट मिल रहा था। समझ रहे हो ना इस चीज को। लेकिन जब लोन पूरा पे बैक कर देगा, कौन, बी, ये प्रिंसिपल अमाउंट पूरा दे देगा। अभी प्रिंसिपल अमाउंट ने इंटरेस्ट दे रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जब दे देगा तो मेरे पास पैसा झटके में आ जाएगा, इनकम है वो, लेकिन मैं इसको रेवेन्यू इनकम में नहीं रखूंगा। क्यों, क्योंकि उस इनकम ने मेरा एक एसेट खत्म कर दिया। ये एसेट मेरे लिए क्या था, फाइनेंशियल एसेट था ये मेरा, समझे ना, इसके दम पे मैं पैसा कमा रहा था, तो मेरा एसेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऐसी इनकम जो आपको मिले और आपका एक एसेट कम कर दे, उस इनकम को हम कैपिटल इनकम में मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट में मानेंगे। बेटा समझ पा रहे हो उस चीज को। लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ से, वो क्या मानोगे तुम, रेवेन्यू, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इससे आपकी कोई भी एसेट कम नहीं हो रहा, और ये पैसा वापस लौटाना भी नहीं है। समझ पा रहे हो, तभी मैंने लिखा यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट। समझे, आगे बढ़ो। फीस एंड अदर रिसीव्स,
भाई गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा चार्ज करती है। आप कोई भी वाहन लेते हैं, आरटीओ होता है। अभी देखो दिवालिया की कई लोग गाड़ी ले लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कराओगे आरटीओ से, स्टेट गवर्नमेंट पैसा मिलेगा। तो जब भी आप मकान लेते हैं, मकान कराते हो ना रजिस्ट्रेशन, प्लॉट का, फ्लैट का, चीज़ों का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, कई सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है, इसका फीस जो लगता है वो किसके पास पहुंचता है? गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। किसी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन फीस, यूपीएससी का फॉर्म भरोगे, पीसी से फॉर्म भरोगे, तो ये अलग अलग गवर्नमेंट पर पैसा पहुंचेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है 100 रुपये यूपीएससी के माध्यम से, यूपीएससी की फीस के लिए, ठीक है। तो ये जितनी रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये जितनी फीस, लेट फीस, पेनल्टी जो लगाई जाती है आपके ऊपर, ये सब पैसा, अगर आपने टैक्स लेट जमा किया तो इनकम टैक्स आप पे एक्स्ट्रा पेनल्टी फाइन लगा देगा। तो ये सब भी किस में आता है? आपका फीस एंड अदर रिसीट्स में आता है। और ये पैसा भी गवर्नमेंट को वापस नहीं करना। क्या ऐसा होता है कि यूपीएससी तुमने 100 रुपये फॉर्म भरा, वापस पहुंच के लेने के लिए लाओ, दो सिलेक्शन हो गया मेरा, 100 रुपये लाओ, इट कैन नॉट बी रिक्लेम बैक, फंस गया पैसा तुम्हारा, खत्म। समझ रहे हो ना? ये पैसा आपको वापस लौटाना, गवर्नमेंट लौटाना नहीं है, गवर्नमेंट दोबारा आपको नहीं देगी। तो ये भी क्या है आपका? ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये वो इनकम के साधन हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा बाकी सोर्सेज से मिल रहे हैं, और ये पैसा गवर्नमेंट को लौटाना नहीं है। समझ पा रहे हो? दीज कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक। क्यों नहीं होगी? खर्च करती गवर्नमेंट आपके ऊपर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको सिर्फ इनकम दिखाई है, अभी गवर्नमेंट खर्चे भी दिखाऊंगा ना, गवर्नमेंट खर्चे भी करती है आपके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट दे रही है, अभी पूरा लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया है। जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, पूरा प्रिंसिपल खत्म हो गया, मतलब लोन का एग्रीमेंट फुलफिल हो गया ना, लोन एग्रीमेंट खत्म हो गया आपका। अभी क्या हो, लोन का एग्रीमेंट है, ठीक है, आप ईएमआई बांध दिए होंगे, आपका धीरे धीरे प्रिंसिपल भी कम हो रहा होगा, ये कहना चाह रहे हो? लेकिन अभी भी प्रिंसिपल तो है ना, और उसी के दम पे बाकी की इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना, मतलब वो एसेट है, वो जब तक रहेगा तब तक आपको क्या दिलवाएगा? ईएमआई, इंटरेस्ट, क्योंकि वो लोन एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है यहाँ पर? एसेट। जिस दिन वो एग्रीमेंट पूरा हो गया, अब वो पैसा कमवा के आपको नहीं दे पाएगा उस केस में। हाँ, क्योंकि बेसिकली लोन क्या है? एग्रीमेंट ही तो है बिटवीन टू पार्टीज, ये एक एग्रीमेंट है, और उसी एग्रीमेंट के दम पे पैसा मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट। जिस दिन वो एग्रीमेंट फुलफिल हो गया, सामने वाली पार्टी ने पे बैक कर दिया पूरा, अब ये एग्रीमेंट खत्म, ये कागज की कोई वैल्यू अब नहीं रहेगी, इसी कागज के दम पे हाँ पैसा मिल रहा था बेटा, ये कागज एसेट था आपका, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, जो भी आपने ऊपर देखे हैं, इसी के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जो हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट को, कहां से? किसी और गवर्नमेंट से या कहीं और से। कैश और हेल्प रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार। जनरली मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय सेंट्रल बजट, तो यूनियन गवर्नमेंट को समझना, भारत सरकार को समझना। फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जैसे यूएसए ने हमको हेल्प दे दी, पैसा वापस करना नहीं है, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट। डिविडेंड का केस देखिए, प्रॉफिट शेयर, कोई पीएसयू है, कोई कंपनी, सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक, उसका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयर करेगी गवर्नमेंट के साथ, इनकम गवर्नमेंट को मिल चुका है, ठीक है। ऐसे ही और देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे क्या दे रही है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट लौटाना नहीं है गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को, इसको। और अभी लोन अमाउंट बचा है, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, उसी के दम पे क्या मिल रहा है इसको? पैसा। तो एसेट कम नहीं हुआ है, इसलिए किस में रहेगा? ये रेवेन्यू एसेट में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4, फीस रिसीव्ड, ठीक है, अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट हम लोग कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके लिए जो भी आपसे फीस ले रही है, ठीक है ना। कहीं आप कभी जाते हैं गवर्नमेंट, लेट्स से हॉस्पिटल्स में पर्चा बनवाते हो, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, वो भी क्या है? गवर्नमेंट ने आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करी ना, सर्विस के लिए गवर्नमेंट क्या ले रही है आपसे? फीस ले रही है। इस तरह की जितनी फीस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो सब भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है, लौटाना नहीं है गवर्नमेंट को पैसा आपको, ठीक है। क्या बेटा?
समझा नहीं तुम्हारी बात, मैं फिर से बताओ। हाँ वो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी एक्सपेंडिचर पे आऊंगा ना मैं। अभी आप सिर्फ इनकम देख रहे हो, अभी सरकार के खर्चे कहाँ देखे, मैंने आपको भी आय बताए, व्यय कहाँ बताए हैं, एक्सपेंडिचर देखना। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, सरकार आपको सैलरी भी देती है इतने ऑफिसर्स को, कल को जब तुम लोग बन जाओगे IAS PCS, सरकार खर्चा बढ़ाओगे तुम लोग, लाइबिलिटी हो तुम सरकार की, समझो। तुम्हारी सैलरी जो तुमको मिली तुम्हारे लिए एसेट है, पर तुम भार रहोगे किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट पर मंथ आपको क्या देगी, सैलरी देगी। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आएगा, क्यों भी किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी आपने सिर्फ एक चीज देखी है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, अभी कैपिटल रिसिप्ट भी देखेंगे, ठीक है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखेंगे। तभी मैंने वो चार्ट है क्या बेटा सीरियस लेगा तुम तो बात में मेरे। चलो, तो अभी आपने ये देखा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, ये जनरली वो इनकम है गवर्नमेंट की विच इज नॉन रिडेमेबल, मतलब सरकार ये पैसा आपको वापस नहीं देगी, जहां से भी लिया वापस नहीं करेगी, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब जो पैसा गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स के रूप में लिया है, नॉन टैक्स मतलब टैक्स के अलावा जो बाकी सोर्सेज से पैसा आपसे लिया है। टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल हम और आप देते हैं एज पर्सनल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि हाँ नहीं कंपनी नहीं, GST वगैरह हो गया, ठीक है, वैट वगैरह हो गया, इस टाइप का हो गया। जो कंपनी देती है बेटा वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दोनों है, कंपनी वाला भी, कॉर्पोरेट टैक्स भी और इंडिविजुअल टैक्स भी। और ये जो रेवेन्यू है ये आपके अलग जो आ रहे हैं, ग्रांट एंड एड, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड फाइन जो लगाया जा रहा है, इसके थ्रू भी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। ये सारा ही पैसा गवर्नमेंट को लौटाना दोबारा नहीं है, नॉन रिडीमेबल है। तो कैसा हो गया ये, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है बेटा। कैपिटल रिसिप्ट ये कैसा होगा, ये वो पैसा है, रिसिप्ट मतलब इनकम, आय का साधन, ये वो इनकम है जिससे सरकार की या तो लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट ने इसको ले लिया है लोन, चुकाना तो पड़ेगा, ठीक है, या सरकार का एसेट घटता है, गवर्नमेंट ने अपना कोई सामान बेचा है इसके लिए, कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ गवर्नमेंट की खत्म हो जाए, गवर्नमेंट ने जो लोन दिया था वो लोन क्लियर हो गया है, या गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी के शेयर्स कम कर दिए, डिविडेंड डिसइन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने अपना एसेट कम किया है, और कम करने के बाद गवर्नमेंट को क्या मिला है, एक इनकम। तो गवर्नमेंट का इससे क्या कम हो गया, कैपिटल कम हो गया, इन्वेस्टमेंट होता है ना कैपिटल, कैपिटल कम हो गया, तो कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। हाँ, ये पैसा भी गवर्नमेंट को लौटाना नहीं है, ये लौटाना है, ये लौटाना नहीं है, लेकिन इस पैसे ने गवर्नमेंट का एक एसेट कम कर दिया। एसेट मतलब कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो है ये। तो गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम हो गया, तब जाके भाई आपने 10 लाख कमाए, कैसे, अपना एक प्लॉट बेच के। वो प्लॉट क्या था आपका, एक एसेट था, 10 लाख तो आ गया आपके पास, लेकिन आपका प्लॉट अब नहीं रहा आपके पास, तो बेटा वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, कैसी कहलाई जाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाई जाएगी। तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट जो है ये दो प्रकार की होती हैं, एक वो इनकम जिससे गवर्नमेंट की क्या बढ़ जाए, भार, लाइबिलिटी, उधार। ये कैसे होगा, जब गवर्नमेंट लोन लेती है, ठीक है, जैसे आप देखिए गवर्नमेंट ने पब्लिक से क्या ले लिए, लोन, तो गवर्नमेंट ने क्या जारी किया होगा, बॉन्ड, मैंने पढ़ाया था बॉन्ड आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स याद आ रहा होगा, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कैश मैनेजमेंट बिल, CMB याद आ रहा होगा, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, GSEC बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड इशू करती है तो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी बढ़ जाती है ना। गवर्नमेंट को मान लो 10 लाख रुपए चाहिए, गवर्नमेंट ने RBI से कहा यार हमें 10 लाख चाहिए, RBI कहेगा बॉन्ड लाओ अपना 10 लाख का। उस 10 लाख के बॉन्ड को मैंने बताया था ई कुबेर नामक प्लेटफॉर्म होता है, ई कुबेर बिडिंग होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे RBI फ्लोट कराएगा बॉन्ड को, कहेगा बैंकों से आइए लीजिए बॉन्ड है, इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए SBI, PNB, ICICI उन्होंने ले लिया, तो गवर्नमेंट को 10 लाख किसी बैंक ने दे तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट का बॉन्ड उनके पास है, और ये बॉन्ड एक एग्रीमेंट है जहां गवर्नमेंट ने वादा किया है लिख के कि हम आपको इतने दिनों बाद ये पैसा वापस करेंगे। तो क्या बढ़ गई गवर्नमेंट की, एक
लाइबिलिटी बढ़ गई ना, 10 लाख तो मिला, ऑल्दो 10 लाख मिला, लेकिन ये पैसा अब लाइबिलिटी है, ये बोझ है। तो आप जो पैसा भी मम्मी से लेते हैं, पापा से लेते हैं, वो पैसा क्या है, लाइबिलिटी है? नहीं, लाइबिलिटी नहीं है वो क्या है? हाँ, वो आपको लौटाना नहीं है, नॉन रिडेमेबल। क्या ऐसा होता है पापा तुम्हें 5,000 दें 1 महीने में और लास्ट पूछे लाओ 5,000 लाओ मेरा, कभी हुआ बेटा ऐसा? तब तो लुट जाओगे, क्योंकि 5,000 क्या तुम्हें खर्चा 10,000 के तुम्हारे होते हैं, 5,000 तुम्हें कहीं और से मांगना पड़ता होगा, ठीक है ना। मतलब वो पैसा रिडेमेबल नहीं है, रेवेन्यू इनकम है वो आपकी। लेकिन जो पैसा आप अपने दोस्त उधार ले लेते हैं कि यार इस बार पापा ने पैसा कम दिया है, तुम ही दो इस बार 2,000, अगली बार मैं दे दूंगा या दे दूंगी, तो ये जो 2,000 आपने अपने दोस्त से ले लिया, लौटाना पड़ेगा ना कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद। तो इनकम तो ये भी है, लेकिन इनकम ने क्या किया, आपका लोड बढ़ा दिया, लाइबिलिटी बढ़ा दी। कौन सा इनकम बन गया? कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीव बन गया। पापा मम्मी जो मिला तो वो क्या बन गया? अरे अब इससे आसान क्या बताऊं, समझते हैं ना? चलो ठीक। तो एक चीज तो ये हो गई आपकी कैपिटल रिसीव जो आपकी होती है 2 प्रकार की। पहला वाला वो जो आपका लाइबिलिटी भार बढ़ा दे, दूसरा जो आपके एसेट्स को कम कर दे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था, वो लोन क्या हो गया, रिकवर हो गया, मतलब पूरा लोन चुका दिया जिसने भी लिया था। तो गवर्नमेंट का जो एक लोन डॉक्यूमेंट था जिसके बल पे गवर्नमेंट उससे पैसा लेता था, इंटरेस्ट और पूरा वो भी, अब वो खत्म हो गया, अब दोबारा गवर्नमेंट को उससे इनकम नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट का एक लोन जो था वो एसेट था। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया था किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा लोन रीपे कर दिया, यहाँ बात इंटरेस्ट की नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट पूरा दे देने की है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस में जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट को लौटाना नहीं है और ना ही गवर्नमेंट को कोई उससे एसेट कम हुआ है, लौटाना ये भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या हो गया एक फटाक से, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ, इनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई और इनका क्या खत्म हो गया, एसेट। क्योंकि ये लोन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भार था, लाइबिलिटी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोन क्या था, एसेट, क्योंकि इसके दम पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेस्ट कमा रहा था। लेकिन जब पूरा पैसा चुका दिया, रीपेमेंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में दे दिया, अब दोबारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेगा नहीं इसे इंटरेस्ट, ना मांग पाएगा, तो बेटा इसका एक एसेट कम हो गया ना, क्योंकि उसी के दम पे तो इंटरेस्ट कमाता था। तो ये पैसा भी क्या है, इसने इनका एसेट कम कर दिया गवर्नमेंट का, कैपिटल रिसीव। तो ऐसा इनकम जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ाए या आपके एसेट घटाए, that type of income which creates liability or which reduces your assets is called termed as capital received। समझ गए आसान शब्दों में? ठीक। और देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे आप, जितने एग्जाम्पल सामने आएंगे। कोई डायग्राम मुझे एनसीईआरटी से मिलते हैं अच्छे, मैं वो ले आता हूँ आपके लिए, कुछ मुझे बाकी सोर्सेस मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम जब सामने होते हैं बेटा तो उस चीज़ को रिलेट करना और आसान हो जाता है, ठीक है। इन्हीं डायग्राम का इस्तेमाल आप एग्जाम में भी कर सकते हैं कहीं अगर समझाना हो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीव्स विच इंक्रीज लाइबिलिटी। अभी आपने देखा था कैपिटल रिसीव्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पहला जो लाइबिलिटी बढ़ाता है, दूसरा जो एसेट घटाता है, ठीक है, इनकम कम करता है। तो अब आप एग्जाम्पल देखने वाले हैं उस कैपिटल इनकम का जो लाइबिलिटी को बढ़ाता है, लाइबिलिटी मतलब बोझ, बर्डन, ठीक है, डेप्थ। नंबर 1 बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट मान लीजिए कोई पब्लिक को बॉन्ड दे देती है कि पैसा इन्वेस्ट करिए, मोदी जी ने ओपन कर दिया कि अब तो जीसेक बॉन्ड में पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती, बता दें मैंने आपको, रिटेल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है जनता से, ये पैसा गवर्नमेंट के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब ये पैसा जनता को लौटाना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो। दूसरा, गवर्नमेंट ने मान लीजिए आरबीआई से लोन ले लिया या गवर्नमेंट ने बाकी की बैंकों से लोन ले लिया, तो गवर्नमेंट उनको क्या दिया होगा, या तो कोई टी बिल दिया होगा या कैश मैनेजमेंट बिल दिया होगा या डेटेड सिक्योरिटीज दिया होगा, या अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या ले लेगी, स्टेट डेवलपमेंट लोन। मैंने जानबूझ के एसडीएल नहीं लिखा क्योंकि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन नहीं लेती, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसी तीनों में खेलेगी। ट्रेजरी बिल, याद करो ये बिल कितने समय के लिए लिया जाता है, हाँ, एंड लेस देन 365 डेज, मतलब ग्रेटर देन 90 डेज एंड लेस देन 365 डेज।
तो जनरली जो टी बिल होते हैं वो आपके 91 डेज के होते हैं, 182 डेज के होते हैं, 364 डेज के होते हैं, बस खत्म। अब अगर 3 महीने से कम का पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, कैश मैनेजमेंट बिल, याद आया, अप टू 3 मंथ्स, अप टू 90 डेज तक। अगर गवर्नमेंट को 90 दिनों के लिए या उसके कम के लिए पैसा चाहिए होता है तो कौन सा जीसेक बॉन्ड इशू करती है? कैश मैनेजमेंट बिल। गवर्नमेंट को 3 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो कौन सा इशू करती है? ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट को 1 साल से ज्यादा का लोन चाहिए, बड़ा 10 साल, 15 साल, 20 साल, डेटेड, जिसमें डेट होगा कि कितने साल के लिए है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो स्टेट डेवलपमेंट लोन, एसडीएल लेती है, ठीक है। तो ये भी जो गवर्नमेंट बेटा बिल ये सब दिए हैं, बॉन्ड, पैसा गवर्नमेंट को मिल चुका है, लेकिन इतने इतने दिनों बाद पैसा लौटाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, लायबिलिटी बढ़ गई ना गवर्नमेंट की बेटा, बड़ी लायबिलिटी। तो ये भी क्या है, कैसा इनकम है ये? कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीव, क्योंकि ये इनकम गवर्नमेंट को मिल तो गया लेकिन लौटाना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ गई गवर्नमेंट की, ठीक है, लौटाना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ या डिस्काउंट रेट पे जो भी लिया गया था। अगर गवर्नमेंट ने अब देश के अलावा बाहर से भी लोन ले रखा, लेट्स से डॉलर्स में लोन लिया, अब तो और दिक्कत होती है क्योंकि चुकाना कितने पड़ेगा? डॉलर्स में, ठीक है ना। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइक लोन टेकन, मान लीजिए गवर्नमेंट ने जापान से हेल्प ली, हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कहा आओ पैसा दो, क्या बनाते हैं देश में अपने? बुलेट ट्रेन। तो जापान ने दिया डॉलर और कहा ये लीजिए बनाइए, क्या आपने यहाँ बुलेट ट्रेन। जापान ने यहाँ पे हेल्प नहीं दी हमें, ग्रांट एंड एड, अनुदान नहीं दिया, क्या दिया? एक लोन दिया है और उसको चुकाना पड़ेगा बाद में हमें, तो इससे हमारी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी, ठीक है ना, समझ पा रहे? गवर्नमेंट कई सारी सेविंग्स की, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। जब मैंने आपको मनी बैंकिंग समझाया था तो मैंने कहा बैंक में पैसा रखते हैं हम लोग, उसके साथ साथ हम लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं। वो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, वो गवर्नमेंट के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट क्यों? क्योंकि सरकार उस समय के उस पैसे का इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जब हम भी निकालने जाएंगे गवर्नमेंट को हमें देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक एनएसएस ले लिया, एनएससी ले लिया, लेट्स से 5 साल के लिए, तो 5 साल तक पैसा हमारा ब्लॉक है, लेकिन 5 साल बाद गवर्नमेंट को हमें लौटाना पड़ेगा, गवर्नमेंट देगी हमें अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। तो ये पैसा गवर्नमेंट को मिल तो गया हम जनता से, लेकिन कुछ समय बाद ये पैसा गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा। मतलब क्या बढ़ गया गवर्नमेंट की? लायबिलिटी। तो ये वही बात है कि आपने अपने फ्रेंड से पैसा ले तो लिया लेकिन लौटाना पड़ेगा कुछ दिन बाद, लेकिन फ्रेंड है तो तुम उसको इंटरेस्ट क्या ही दोगे, उतना लौटा दो, बड़ी बात वही है, लेकिन गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? यही डायग्राम में यहाँ लिखा है कि ये वो कैपिटल इनकम है, वो कैपिटल रिसीव्स है जो आपकी लायबिलिटी बढ़ाती है, किसकी? आपकी, मतलब गवर्नमेंट की। तो बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक बाय दी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने, अगर सरकार ने जनता से पैसा ले रखा है बिल्स वगैरह के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, यहाँ पे आरबीआई ने मान लीजिए पैसा दिया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने क्या दे दिया आरबीआई को? ट्रेजरी बिल दे दिया, टी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड दे दिया, या गवर्नमेंट ने लोन ले लिया किससे? मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से। तो ये सब पैसा गवर्नमेंट को मिला है, इनकम तो है, लेकिन ये लौटाना पड़ेगा ना, तो कैपिटल इनकम है, कैपिटल से। वैसे ही गवर्नमेंट ने अगर सेविंग सर्टिफिकेट दे दिया था किसको? सरकार, जनता को, कि आइए पोस्ट ऑफिस में एक प्लान ले लीजिए हमसे इतने साल के लिए, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देंगे आपको हम, लेकिन इतने साल बाद जब पैसा गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा तो लायबिलिटी तो गवर्नमेंट की है ना। ये वो पैसा है विच कैन बी रिडीम्ड एंड विच विल बी रिडीम्ड, मतलब वापस जनता या बैंक या आरबीआई या लोग वापस रिक्लेम करेंगे किससे? गवर्नमेंट से। दोबारा गवर्नमेंट को पकड़ेंगे, पैसा लाओ हमारा। रेवेन्यू इनकम कौन सा पैसा था? जो पैसा गवर्नमेंट से दोबारा नहीं मांग सकते, वो गवर्नमेंट का हो चुका है अब, ये वो पैसा जो गवर्नमेंट दोबारा देगी, लायबिलिटी। समझ पा रहे इसको? नेक्स्ट आगे, अब आप वो एग्जांपल देखेंगे कैपिटल इनकम का जिससे आपके फाइनेंशियल एसेट कम हो जाते हैं, ठीक है ना। रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए सपोज लोन इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को एक लोन दे दिया केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो अब आपको चीज पता थी, याद आया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझाया था मैं तुम लोगों को, एक तरफ क्या होता है? एसेट्स, दूसरी तरफ क्या होती है? लायबिलिटी, याद आया? तो जो लोन दे दिया है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने किसी राज्य सरकार को, मान लो योगी जी को दे दिया, तो ये लोन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाएगा? एक एसेट। तो ये जो लोन दे दिया है किसने? ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट है, तो ये लोन एसेट बन जाएगा किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लायबिलिटी किस लिए बन जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट होगी वहां ये लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है।
सपोज स्टेट गवर्नमेंट रीपेज दिस लोन, रीपे मतलब इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ पूरा लोन अमाउंट दे देना इंटरेस्ट के साथ साथ, अगर दे दिया तो अब ये जो लोन था जिसकी दम पे इसको इंटरेस्ट मिल रहा था, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये लोन पूरा क्लियर हो गया ना, अब नेक्स्ट टर्म में दोबारा इंटरेस्ट मांग पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से? नहीं ना, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी चुका तो दिया तुम्हारा लोन, बाहर में जाओ तुम। तो अब क्या होगा इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा पैसा नहीं कमा पा रही है, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि ये एक एसेट था जिसके दम पे पैसा गवर्नमेंट कमा रही थी, वो खत्म हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन किस चीज का, फाइनेंशियल एसेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस केस में ये इनकम जो आई कैसे आई है, अपना एसेट कम करने के बाद आई है या घटाने के बाद आई है, ठीक है। फाइनेंशियल रिसिप्ट जो ये आई है ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल यहाँ भी है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स दे रही है, कम कर रही है, नॉट नेसेसरी कि वो 50% से कम कर दे, वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जब प्राइवेट कंट्रोल, मान लीजिए गवर्नमेंट के 90% शेयर, गवर्नमेंट 80 पे आ गई, अब भी ओनर कौन रहेगा, दिस इज ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन जब वो इस तरह से डिसइन्वेस्ट कर दे कि 50 से कम हो जाए, तब वो प्राइवेट कंट्रोल में आ जाएगा चीज, तब हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या कर रहे हैं आप, शेयर्स को गवर्नमेंट अपने जो अपने अंडरटेकिंग जो उनके हाथ में, जैसे मान लीजिए एसबीआई, ओएनजीसी, भेल, इसके शेयर्स गवर्नमेंट कम करना शुरू कर दे। मान लीजिए एसबीआई में 96% शेयर गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट 96 से 85 पे आ गई, 11% शेयर दे दिए अपने, तो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं अलग अलग कंपनी में, गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये एसेट हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने इन शेयर्स को बेच दे, कम कर दे, तो गवर्नमेंट ने क्या कम कर लिया, अपना एक एसेट कम कर लिया ना, ठीक है। गवर्नमेंट ने 10% शेयर बेच के मान लो 10 करोड़ रुपए कमा लिए, इनकम तो आई, लेकिन ये 10 करोड़ रुपए इनकम आई किस कॉस्ट पे, एट द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग योर एसेट, आपने अपना एसेट खो दिया। कौन सा एसेट था, वो 10% की शेयर होल्डिंग आपने खो दी, अब वो नहीं रहा आपके पास, ठीक है ना। तो यही से एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई पीएसयू था, उसमें गवर्नमेंट के शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने शेयर्स को बेच दिया, इनकम तो गवर्नमेंट पास पहुंच गई, लेकिन कैसे आई, अपने शेयर्स कम करने के बाद। शेयर क्या था, गवर्नमेंट का एसेट था, अब वो खत्म हो गया, रिडक्शन ऑफ एसेट हो गया यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आप जान चुके हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, क्या होती है, हैं? हाँ, जो पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, ठीक है। और कैपिटल जो लायबिलिटी बढ़ा रहा है या एसेट को घटा रहा है, ठीक है ना। तो पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, दे आर नॉन रिडीमेबल, ठीक है ना, दे डू नॉट हैव टू बी रिटर्न्ड। जैसे मान लीजिए यूएस ने हमारी हेल्प कर दी इंडियन गवर्नमेंट की, तो हमें वापस नहीं करना हो पैसा, लेकिन अगर यूएस ने लोन दिया था तो वापस, ये ग्रांट है, हेल्प वापस नहीं की जाती, ये लोन है, देना पड़ेगा, दीज हैव टू बी रिटर्न बैक, ये रिडीमेबल है, देना पड़ेगा। लायबिलिटी बढ़ी, यहाँ लायबिलिटी नहीं बढ़ती, समझ पा रहे हो, लोन और ये हेल्प, ग्रांट्स इन एड, दे आर रिकरिंग इन नेचर। अब ये समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट, जैसे जनता हर साल हर बार गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हर साल हर बार गवर्नमेंट जनता से क्या लेगी, टैक्स। क्या ऐसा है तुमसे एक बार जीएसटी ले लिया अगली बार लेंगे ही नहीं, इनकम टैक्स ले लिया, 5-5 साल तक इनकम टैक्स ले ही नहीं रहे, हर साल रिपीट होगा ना ये चीज, रिकरिंग है ना, मीन्स टैक्स विल बी कलेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लूप होगा पूरा ये, रिपीटेड मोड में, रिपीट मोड ऑन है यहाँ पे, इनकम का लगातार इनकम आएगी। लेकिन कैपिटल रिसीव जरूरी नहीं ऐसा हो, ये जनरली कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए और जनता ने खरीद लिए, क्या जरूरी जनता बार बार गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, बार बार वो जो पैसा है कौन सा ला, पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें इन्वेस्ट करे, या जरूरी कि बार बार बैंक्स बॉन्ड खरीदे ही किसके, गवर्नमेंट के। लेकिन यहां तो करना पड़ेगा ना, हाँ बेटा, तो ये रिटेल तो है बेटा, ये रिटेल का एग्जांपल है, ये डायरेक्टली हम और आप यहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जरूरी तुम बार बार करना चाहोगे,
हाँ, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो जो भी चीज आपने लिया है बेटा, वो अपने आप में क्या है, सिक्योरिटी है ना, वो समझो तो चीज को, सिक्योरिटी है बेटा वो। अगर वो सिक्योरिटी है, तुमको मैंने चीज समझाया था, याद आया कि सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट सेंस में क्या चीज होती है, जो चीज तुम ट्रेड कर सको। जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए अगर पासबुक अकाउंट है, याद आया, तो मैंने कहा था कि इसमें बेटा आपको आप ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुम अपनी पासबुक की कॉपी किसी को दे दो, कह दो मेरे पास इतना पैसा है, ये लो मुझे हार्ड कैश दे दो, ये नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी मतलब वही चीज जो विच कैन बी ट्रेडेड। तो अगर लिया गया है तो बेटा ट्रेड होगा, फॉर श्योर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करना। तो अगर हमने, जनता ने या बैंकों ने इन्वेस्ट कर रखा किसमें, गवर्नमेंट में, तो बॉन्ड्स जो अभी गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं, जरूरी नहीं है, पब्लिक मे नॉट इन्वेस्ट अगेन इन द बॉन्ड्स। जनता तब तक किसी और चीज में इन्वेस्ट कर ले, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर ले, रियल एस्टेट में कर ले, बैंक में ही इन्वेस्ट कर ले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, सोना खरीद ले। जरूरी बार बार बॉन्ड खरीदेगी? नहीं जरूरी है, लेकिन यहाँ जनता को बार बार टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकम कैसी है, रिपीटिंग नेचर की है, ये रिपीटिंग नेचर की इनकम नहीं है। समझ पाए? और देखो, अब इतना देखने के बाद कैपिटल रिसीप्ट समझ गए थे क्या होता है, क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ाना। और तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिससे, समझना, विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये ठीक उल्टा है किसका, कैपिटल रिसीव्स का। अब जरा मुझे बताओ कैपिटल रिसीव्स क्या थी, है जो क्या करती है, एसेट को, मतलब एसेट को रिड्यूस करती है, कौन, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को बनाती है, क्रिएट करती है। लायबिलिटी को बढ़ाता है कौन, कैपिटल रिसीव्ड। लायबिलिटी को घटाता है कौन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक उल्टा है किसके, कैपिटल रिसीव्ड का। कैसे, आइए देखते हैं, एग्जांपल समझिए। एग्जांपल्स, फिजिकल एसेट्स। मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया था आपसे, बॉन्ड के थ्रू बेटा तुमसे लोन ले लिया, या आरबीआई से लोन ले लिया, ठीक है, या कहीं से बाहर से, यूएस से लोन ले लिया। तो उस लोन ने गवर्नमेंट का क्या बढ़ा दिया, लायबिलिटी बढ़ाई। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहे तो उससे एक काम कर सकता है, वही पैसा जो गवर्नमेंट ने लोन में लिया है उससे क्या बना ले, एक, हाँ, बिल्डिंग बना ले, फर्नीचर परचेज कर ले, कोई भी एसेट परचेज कर ले, तो वो एसेट क्या बन गया अपने आप में, एक फिजिकल एसेट। समझ पा रहे हो? फाइनेंशियल एसेट्स, लोन्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसी पैसे से क्या करे, बाकी किसी को लोन दे दे, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दे, और उनसे क्या कमाता रहे, इंटरेस्ट। ये वही बात है कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और उस पैसे को मैं आपको क्या दे रहा हूँ, लोन, और आपसे क्या कमा रहा हूँ, इंटरेस्ट, और फिर इतना कुछ मिला के आपको दे दूंगा। इसका मतलब मैंने आपसे जो लोन लिया वो मेरे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। लेकिन उसी पैसे को जब मैंने बाकी लोग को दे दिया, वो क्या बन गया मेरे लिए, एसेट। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसी पैसे से क्या दे दे, लोन दे दे किसी और को, या गवर्नमेंट उसी पैसे जो हमसे लोन में ली है, हमसे, आपसे या बैंकों से, गवर्नमेंट चाहे तो उसी से किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद ले। तो शेयर खरीदना मतलब क्या खरीदना होता है, एसेट। लोन देना मतलब क्या होता है, एसेट क्रिएट कर लिया आपने अपना। बिल्डिंग खरीद लेना मतलब क्या, एसेट, प्रॉपर्टी ले लिया ना आपने, वैल्यू होगी ना उसके बाद में आगे जाकर। अब वैसे ही गवर्नमेंट चाहे तो अपना क्या कर सकती है इस खर्चे से, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी। मतलब अब गवर्नमेंट जब खर्च करना शुरू करती है तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो गवर्नमेंट ने जो जो अब तक लोन लिए हैं उन लोन को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, फुल अमाउंट देगी। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं सरकार हूं, मेरे पास कुछ भी इनकम कहीं से आई, मान लो टैक्स से ही आ गई है, जीएसटी से आई, इनकम टैक्स से आई, मेरे ऊपर बहुत कर्ज चल रहा है जो मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया था या कहीं और से लिया था या आरबीआई से लिया था। अब मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा इनकम आई है आप लोग से टैक्स लेके या जीएसटी लेके, मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अपनी लायबिलिटी को चुका सकता हूँ, अपने उधारों को चुका सकता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या खर्च कर सकती है इसमें, अपनी लायबिलिटीज को कम कर सकती है। मतलब जो लोन लिया था उस पूरे लोन को, लोन अमाउंट क्लियर कर सकती है।
इंटरेस्ट की बात नहीं कह रहा हूं, पूरा फुल अमाउंट क्लियर कर सकती है, ताकि दोबारा कभी भी गवर्नमेंट को लोन का इंटरेस्ट ना चुकाना पड़े, ठीक है ना, फुल अमाउंट क्लियर करेगी। तो अब इसका मतलब क्या है, पहले दो में आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या बढ़ा रही है अपना, और इस खर्चे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना लायबिलिटी को कम कर रही है, जो लोन लिया था उस लोन को पूरा फुल पे कर रही है, ताकि दोबारा कभी इंटरेस्ट चुकाना ना पड़े, लायबिलिटी वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। समझ में आया? इन दोनों में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एसेट को बढ़ाया है। तो ऐसा खर्चा जब गवर्नमेंट करे जिससे गवर्नमेंट का एसेट बढ़े या गवर्नमेंट की लायबिलिटी डेप्ट भार कम हो जाए, तो वो खर्चा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। So that category of expenditure which either creates asset for the government or reduces the overall liability of the government, that is termed as capital expenditure। ठीक है ना? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम होगा या गवर्नमेंट का एसेट बढ़ेगा। समझ में आया? तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आपको चार टर्म समझाए थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। तो आपने रेवेन्यू रिसिप्ट देख लिया क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट देख लिया क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो देख लिया, अब देखना है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसको देखिए, व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो देखिए आपने स्टार्टिंग में देखा था कि बजट जो है वो दो कैटेगरी में आता है, एक होता है रेवेन्यू बजट, याद आया, एक होता है कैपिटल बजट। फिर आपने देखा कि जो रेवेन्यू बजट था ये दो पार्ट में इसकी चीजें हैं। भाई बजट में क्या होता है, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट ये तो होता है ना। तो अगर मैं बोलूंगी रेवेन्यू बजट मतलब क्या होगा, इसके अंदर इनकम, इनकम मतलब रिसीव्स, और एक्सपेंडिचर खर्चे। वैसे कैपिटल बजट में क्या चीजें होंगी, यही चीजें होंगी, रिसीव्स होंगी और एक्सपेंडिचर होंगे। हाँ, इनको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू बजट का पार्ट है। इनको क्या कहा जाएगा, कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ पा रहे हो? तो अब तुम क्या लिखने जा रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला पार्ट, ये और ये मैंने बता दिया ऊपर अभी आपको। समझ पा रहे हो? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखो, सरकार का वो खर्चा जिससे ना ही कोई एसेट बने और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो, वो खर्चे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So those expenditure of the government which neither creates assets nor reduce the liabilities, so those expenditures are termed as revenue expenditure। और ये एक recurring expenditure सरकार को लगातार करते रहना पड़ेगा। तो अब ये खर्चे कौन कौन से ऐसे होते हैं जिससे सरकार का ना एसेट बनता है और ना ही लायबिलिटी कम होती है, आइए देखते हैं। ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं बेटा गवर्नमेंट के, सैलरी पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सरकार के इतने काम होते हैं विभागों में, वहां भी तो पंखा चल रहा है, बिजली बिल नहीं जाता होगा, फर्नीचर लगा है, खरीदा नहीं गया होगा, समझो इस चीज को। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज, अगर इंडिया बाकी कंट्रीज से ग्रांट लेता है तो नेपाल और श्रीलंका जैसे गरीब देशों को ग्रांट देता भी तो है, और ये पैसा दोबारा हमको मिलेगा नहीं कभी। हमने हेल्प के नाम पर श्रीलंका को दे दिया दान, जाओ ले जाओ ऐश करो, दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये खर्चे ने ना ही हमारे लिए कोई एसेट बनाया और ना ही लायबिलिटी कम करी हमारी। जो पैसा दान में दे दिया गवर्नमेंट ने, उससे क्या एसेट बन पाया? एसेट तब बनता जब वो दान नहीं लोन होता, क्योंकि लोन होता तो क्या मिलता हमको, इंटरेस्ट मिलता। और क्या कोई लायबिलिटी घटी? भाई हमने कुछ लिया ही था श्रीलंका से, तो क्या लायबिलिटी घटेगी, हमने तो बस उनको हेल्प कर दिया। तो ये खर्चा हमारा कैसा हुआ, ना ही इसने एसेट बनाया ना ही लायबिलिटी कम करी। तो ये सारे खर्चे, सैलरी पेमेंट, सरकार तुमको क्या एक ही बार सैलरी देगी और भूल जाएगी? नहीं, बार बार तुमको हर महीने देगी। और पहले तो पेंशन भी था कि चाहे काम करो ना करो फिर भी क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। समझ पा रहे हो? बिना प्रोडक्शन किए गुड्स एंड सर्विसेज का भी इनकम मिलती है, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं होगा। पेंशन नहीं काउंट होती, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं काउंट होते, समझाया था बहुत डिटेल में मैंने, याद आ रहा है ना? अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। सैलरी पेमेंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ग्रांट्स, हेल्प गिवन टू अदर कंट्रीज, परचेज ऑफ वेपन्स बाय द गवर्नमेंट। मान लो इसराइल से, यूएस से, रशिया से हमने क्या ले लिया, कुछ वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, कोई टेक्नोलॉजी ले ली, समझ लो। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है सिलेंडर के नाम पे, समझ में आ रहा है, किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर पे दी जाती है, याद आ रहा है, यूरिया सब्सिडी वगैरह, ठीक है। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने जो लोन लिए थे, चाहे जनता से, चाहे हमारे बैंक से, चाहे बाहर के बैंक से, तो सरकार लगातार क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने से गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब आपको सर कहते हैं इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, पेमेंट तो बचा है ना फुल अभी, कौन सा प्रिंसिपल, और जब तक तुम उसको दोगे तब तक तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इसलिए ये वो खर्चा है इंटरेस्ट पेमेंट जो ना ही लाइबिलिटी कम कर रहा है। लाइबिलिटी मतलब पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जब तक क्लियर वो होगा नहीं तब तक आपको लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट आप पेमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, उससे आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है और ना ही कोई एसेट। लेकिन हाँ, जब आप पूरा फुल पेमेंट कर देंगे तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। समझ गए ना। सब्सिडी, सिलेंडर जो पैसा कम करके गवर्नमेंट देती है आपको, वो पैसे से ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट बना, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हुई। तो ये खर्चा कैसा है बेटा, गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे हैं। गवर्नमेंट को वेलफेयर करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, हम एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट करने के लिए और अपना ये प्रशासन करने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। और इससे गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। समझ में आया इस चीज़ को। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखिए। डे टू डे एक्सपेंसेस जितने भी गवर्नमेंट के हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस, ठीक है ना, सैलरी जो दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन विच इट हैज टू पे इंटरेस्ट, लगातार गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। एसेट नहीं बन रहा, ना ही लाइबिलिटी कम होगी, वो तब कम होगी जब पूरा फुल पेमेंट लोन का हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जब दिया जाएगा। ऐसे ही जो ग्रांट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर, मतलब जब मोदी जी बाकी राज्य सरकारों की हेल्प करते हैं कि लो पैसा, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आ गया, ममता दीदी ये लीजिए 15 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, ये पैसा ममता दीदी वापस नहीं करने वाली है, गया, हाँ, रिकरिंग नहीं, ये तो हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, ये रिकरिंग नहीं होगा। मैंने ये बताया है उस केस में जिस केस में गवर्नमेंट जब लोन देती है, लोन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, एसेट गवर्नमेंट क्रिएट अपने अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है ना। लेकिन सामने वाली पार्टी को जब हेल्प तब करता है, देखो हेल्प तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद भी हेल्प करोगे। अगर आपको यूएस से हेल्प लेनी है, वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेनी, तो आपको उनको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप भी दूसरे लोग की हेल्प करते हैं। तो ये एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी हमें करना पड़ता है कि अगर आप किसी से हेल्प चाहते हैं तो आप कभी किसी और की हेल्प करेंगे। तो अगर मुझे वर्ल्ड बैंक से ग्रांट चाहिए, मुझे यूएस से ग्रांट चाहिए, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कभी न कभी म्यांमार को, अफगानिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी ग्रांट्स देता हूँ। तो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री जब मैं इतना कर सकता हूँ, तो आप तो डेवलप कंट्री, आप भी करिए। तो ये एक ऑब्लिगेशन होता है बेटा। तो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जबरदस्ती हमको भी ग्रांट देना पड़ता है, जस्ट टू शो टू द इंटरनेशनल फोरम कि हम भी हेल्प करते हैं और बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री करते हैं। तो फिर हम भी जो है लायबल हैं क्या पाने के लिए, ग्रांट पाने के, ठीक है ना। तो दिखाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो ग्रांट्स हैं ये सब क्या है, नॉन रिटर्नेबल, पैसा वापस नहीं मिलने वाला पैसा, ठीक है ना। हैंस दीज आर नॉट एसेट। लेकिन अगर ये लोन के फॉर्म में दिया गया होता तो ये क्या बन जाता, एसेट बन जाता। समझ गए। तब ये कहाँ आता, हाँ। चलो, सब्सिडीज, ये भी क्या है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देती है ना कि भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जनता पे भार पड़ रहा है, तो क्या करते हैं उसके लिए, प्राइस को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। मान लीजिए कुकिंग गैस सिलेंडर है, मान लीजिए 600 का है, मार्केट में 500 का जाता है अगर, क्योंकि 100 रुपये गवर्नमेंट क्या दे रही है अपनी जेब से आपको सब्सिडी, तो ये 100 रुपये गवर्नमेंट पर सिलेंडर खर्च कर रही है। इससे ना ही कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है, ना ही कोई एसेट बढ़ रहा है। तो किस में आएगा बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल में तब आता जब एसेट बढ़ता या लाइबिलिटी घट जाती, दोनों ही नहीं हुए इसमें। समझ पा रहे हो इस चीज को। डिफेंस एक्सपेंडिचर, अलग अलग वेपन देना, आर्मी लोगों की, नेवी एयरफोर्स की सैलरी वगैरह देना, ये सब भी क्या है, देना पड़ेगा, करना है,
ठीक है ना, समझ पाए? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेफिसिट्स। बजट में कई बार क्या होता है कि जो ये इनकम आपने देखा और क्या देखा आपने उधर, एक्सपेंडिचर, अगर जो इनकम हमारे पास आई है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है तो आपका बजट कैसा होता है, बैलेंस। अगर इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हो रहे हैं तो बजट कैसा है, सरप्लस, ये पैसा बचेगा ना। और वो चीज़ जो हमेशा होती है वो क्या है कि इनकम कम आती है, खर्चे ज़्यादा, तो अब वो क्या हो जाता है, घाटा, डेफिसिट। तो टाइप्स ऑफ बजट और उनकी कैलकुलेशन अलग अलग एग्जांपल्स के साथ अब आप देखेंगे, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ठीक है ना, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, और इनकी कैलकुलेशन रियल एग्जांपल्स के साथ। बिना एग्जांपल के कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैंने आपको सब एग्जांपल से करवाया तो ये भी एग्जांपल के साथ कराएंगे, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट सुना होगा आपने सब चीज़ें, ठीक है, ये सारे डेफिसिट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में।